स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक ड्रामा स्टोरी का। मेल लीड फीमेल लीड के लिए इतना ज्यादा पॉसेसिव होता है कि अगर कोई पर्सन फीमेल लीड के पास भी आने की कोशिश करता है तो मेल लीड उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। मेल लीड का जुनून और पागलपन फीमेल लीड के लिए इतना ज्यादा होता है कि वो उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए अरेंज मैरिज का जाल बुनता है। पर हमारी फीमेल लीड इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और उसे लगता है कि उसकी मैरिज उसकी सिस्टर की जगह हुई है, इसीलिए वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए अब ये क्यूट सी लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शीशुई को, जो कि अपने मन में सोच रही होती है। लिन फैमिली और जाओ फैमिली के बीच एक मैरिज अलायंस तय हुई थी, पर मेरी सिस्टर अपनी मैरिज से भाग गई थी और अब मुझे जबरदस्ती उसके जगह इस मैरिज में धकेला जा रहा है। तभी अचानक जाओ जिनशी भी रेस्टोरेंट में आता है। जिनशी की नजर शीशुई पे पड़ती है, जो कि पूरी तरह से अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जिनशी शीशुई के पास आता है। अचानक जिनशी को अपने सामने देख करके शीशुई की सांसें अटक जाती है। फिर शीशुई जिनशी के पास आती है और उससे कांपती हुई धीमी आवाज में बोलती है, मेरा नाम शीशुई है। जिनशी उसकी आंखों में देखता है और उससे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। पर तभी शीशुई जिनशी का हाथ पकड़ के उससे बोलती है, मेरी बात सुनो। फिर उसकी नजर घबराते हुए रेस्टोरेंट के दूसरे कोने तक गई और वो जिनशी से बोलती है, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हैं, जिससे ऐसा लगे कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आप बोल देना कि मैं आपको पसंद नहीं आई। जिनशी बिना कुछ बोले अपने हाथों की तरफ देखने लगता है, जो कि शीशुई ने अपने ठंडे हाथों से कस के पकड़ा हुआ था। फिर जिनशी रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में देखता है और बिना कुछ बोले शीशुई के सामने आकर के बैठ जाता है। शीशुई के चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी थी। तभी जिनशी उससे बोलता है, क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे चलो? जिनशी के मुंह से ये सुनने के बाद शीशुई के कानों में अपने फादर की वो कड़वी आवाज गूंजने लगती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम जाओ फैमिली में मैरिज करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारी कंपनी कहीं की नहीं रहेगी और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के इलाज में लगने वाले पैसे रोक दूंगा और तुम उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना तड़पते हुए नहीं देखना चाहोगी, है ना? शीशुई इन यादों को अपने अंदर ही अंदर दबा लेती है। तभी उसकी नजर घड़ी पे पड़ती है और वो देखती है कि 5 मिनट हो चुके थे और वो जिनशी से बोलती है, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब आप जा सकते हैं। जिनशी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। तभी शीशिन आगे बोलती है, प्लीज मेरे पेरेंट्स से बोलना कि मैं आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद जिनशी के चेहरे पे एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर जिनशी वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी शीशुई के पेरेंट्स भागते हुए जिनशी के पास आते हैं और जिनशी से पूछते हैं कि आपको शीशुई कैसी लगी। फिर जिनशी अपनी गहरी नजर शीशुई पर डालता है और फिर शीशुई के पेरेंट्स को बोलता है, मुझे शीशुई बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद शीशुई पूरी तरह से हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है, ये क्या कह रहा है, मैं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ, फिर ये सेटिस्फाई कैसे हो गया? फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं शीशुई एक मैगजीन ऑफिस में काम कर रही होती है। शीशुई की बॉस उसके तरफ फाइल आगे बढ़ाते हुए बोलती है, तुम्हें मिस्टर जिनशी को मैगजीन के लिए बुलाना होगा ताकि हम उनका इंटरव्यू ले पाए। फिर शीशुई हाँ में जवाब देती है और फाइल लेकर के वहाँ से चली जाती है। शीशुई अभी उस फाइल को पढ़ ही रही होती है। तभी उसकी कलीग उसके पास आकर के उससे बोलती है, क्या तुम्हें जिनशी को बुलाना है? उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो कितने ज्यादा खतरनाक इंसान है। लोगों के लिए तो उनसे बात तक कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही रूथलेस किस्म के इंसान है। शीशुई ये सब सुन रही थी और उसकी सांसें अटक जाती है और वो अपने मन में सोचती है, क्या मेरा न्यूली वेड हस्बैंड इतना ज्यादा रूथलेस इंसान है? फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं शीशुई के कदम कमरे में आकर के रुक जाते हैं, जब अचानक उसकी नजर जिनशी पे पड़ती है। जिनशी बिना शर्ट के शीशुई के सामने खड़ा था। जिनशी को अचानक अपने सामने इस तरह से देख करके शीशुई अपनी नजरें घुमा लेती है और अपने मन में सोचती है, मैरिज के बाद 1 महीने तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो ये अचानक वापस क्यों आ गया? शीशुई की सांसें तेज चलने लगती है और वो सहमी हुई आवाज में बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ गए हो। ये सुनने के बाद जिनशी अपनी गहरी आंखें शीशुई के चेहरे पे टिकाए हुए उसे बोलता है, क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने भी इसी तरह से शर्माती थी? फिर शीशुई बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ये सुनने के बाद जिनशी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी शीशुई कांपती हुई आवाज में बोलती है, मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? फिर जिनशी शीशुई की तरफ देखते हुए उसे हाँ में जवाब देता है और उसके करीब आकर के उससे बोलता है, चलो चल के इस बारे में बात करते हैं। फिर शीशुई भी जिनशी के पीछे पीछे आती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीशुई जिनशी के सामने बैठी होती है और उससे बोलती है कि मेरी इंटर्नशिप के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। फिर जिनशी बोलता है कि तुम लिन फैमिली में सेकंड यंग लेडी होने के बावजूद एक मैगजीन में इंटर्न का काम कर रही हो, क्या तुम किसी तरह का लाइफ एक्सपीरियंस ले रही हो? ये सुनने के बाद शीशुई अंदर ही अंदर अपने मन में सोचती है, लाइफ एक्सपीरियंस। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं शीशुई के फादर
इधर मिन्सो के साथ कॉल पे होते हैं जो कि उनकी एल्डर डॉटर थी और मिन्सो को सिर्फ पॉकेट मनी के लिए 1 लाख युआन देते हैं और वही बेचारी शीशुई की जरूरतों के लिए भी उसे मना कर देते हैं और उससे गुस्से में बोलते हैं अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढनी होगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। शीशुई जिनशी से बोलती है कि मैं सच में अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इंटरव्यू के लिए मान जाओ। फिर जिनशी थोड़ा आगे की तरफ झुकता है। उसकी शिकारी जैसी आंखें शीशुई के चेहरे पे अटक जाती है और वो शीशुई से बोलता है क्या इस वक्त तुम अपनी मैगजीन की इंटर्न की तरह मेरे से बात कर रही हो या मेरी वाइफ की तरह। फिर शीशुई बोलती है कि इन दोनों में क्या फर्क है। फिर जिनशी बोलता है कि तुम किसी इंटर्न रिपोर्टर की तरह मेरे से बात कर रही हो तो मैं तुम्हें रिफ्यूज करूंगा। मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि मैं किसी आम रिपोर्टर पे अपना वक्त बर्बाद करूँ। ये सुनने के बाद कुछ सेकंड के लिए शीशुई की सांसें अटक जाती है, पर तभी जिनशी आगे बोलता है अगर तुम मेरे से मेरी वाइफ की तरह बात कर रही हो तो मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। शीशुई को तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं होता और वो अगले ही पल बोलती है एक वाइफ की तरह। ये सुनने के बाद जिनशी शीशुई से बोलता है गुड, मैं अपने सेक्रेटरी से बोलूंगा कि वो तुम्हें कांटेक्ट करे। पर शीशुई की ये छोटी सी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक जिनशी शीशुई के करीब आते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकता है और उससे बोलता है इसके अलावा मेरा आखिरी सवाल, तुमने अपना सारा सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर लिया? अभी तुमने बोला कि तुम मेरी वाइफ बन करके मेरे से बात कर रही हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड से दूर रहने का इरादा है? फिर शीशुई का चेहरा घबराहट से लाल हो जाता है और वो अपने मन में सोचती है ये अचानक मेरे साथ रहने की बात क्यों कर रहा है। उसकी पलकें डर के मारे झुकी हुई थी। तभी जिनशी उससे बोलता है मुझे किसी भी तरह की हिडन चीजें नहीं है और तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। उसकी आखिरी शब्द ने शीशुई की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी थी और शीशुई घबराते हुए बोलती है मैं अभी अपना सामान फिर से बेडरूम में मूव कर लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। जिनशी की कई हुई बातें अभी भी शीशुई के दिमाग में घूम रही थी और वो पूरी तरह से उन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वहाँ पे जिनशी आता है। उसकी नजर शीशुई पे अटक गई थी। अचानक शीशुई की नजर भी जिनशी पे पड़ती है और उसे अपने सामने देख करके शीशुई घबराते हुए उठती है, जिससे कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके ड्रेस का स्ट्रैप कब गिर गया। इधर जिनशी की आंखें शीशुई के चेहरे पे अटकी हुई थी और वो उससे बोलता है तुम्हें इस तरह से मेरे से फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जाओ के बजाय तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। शीशुई को तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी जिनशी उसके करीब झुकते हुए और शीशुई के शोल्डर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है वैसे मैं सिर्फ इतने में सेड्यूस नहीं होऊंगा। जिनशी को अपने इतने करीब देख करके शीशुई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो अपने मन में सोचती है कि मेरे इतने पास क्यों है। पर तभी जिनशी थोड़ा पीछे हटता है और वहाँ से चला जाता है। जिनशी के जाने के बाद शीशुई को एहसास होता है कि आखिर जिनशी किस बारे में बात कर रहा था और वो हड़बड़ाते हुए अपना स्ट्रैप ठीक करती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीशुई अपने बेडरूम में लेटी होती है। डर के मारे उसके दिल की धड़कनें काफी तेज थी। तभी जिनशी दूर खड़ा होकर के शीशुई की तरफ देखता है। उसका ध्यान शीशन के हाथों पे जाता है। उसने डर के मारे बेड को कस के पकड़ा हुआ था। वो अपने मन में सोचता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इस तरह मेरे से डरो। फिर जिनशी शीशन के करीब आता है। जिनशी को अपने इतने करीब देख करके शीशन डर के मारे अपनी मुट्ठी और जोर से कस लेती है और अपनी पलकें दबा लेती है। शीशन को इस तरह से देखते हुए जिनशी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो धीमी आवाज में शीशन से बोलता है मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें इस तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जिनशी शीशन से थोड़ा पीछे हटता है और उससे बोलता है कि मेरा कोई शौक नहीं है प्यार के लिए किसी को फोर्स करने का, इसीलिए तुम चैन से सो सकती हो। ये सुनने के बाद शीशुई दूसरी तरफ मुड़ती है। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर जिनशी भी शीशुई की तरफ देखता है। उस पल उसकी आंखों से शीशुई के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं शीशुई अपने ऑफिस में होती है। चोई शीशुई से बोलते है कि कल मैंने तुम्हें इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए बोला था, क्या वो पूरा हुआ? फिर शीशुई बोलती है मिस्टर जाओ के साथ इंटरव्यू अरेंज हो गया है। ये सुनने के बाद चोई का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। तुमने अपॉइंटमेंट बना लिया? चोई ने हैरानी और गुस्से से पूछा। चोई से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि शीशुई ने सच में ये कर दिया था। वो गुस्से में शीशुई के हाथों से वो कागज लेते हुए उन्हें जमीन पे फेंक देती है और शीशुई को नीचा दिखाते हुए बोलती है मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन दो। ये बोलने के बाद चोई वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शाम को हम देखते हैं शीशुई और जिनशी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी शीशुई जिनशी से हिचकिचाते हुए बोलती है इंटरव्यू के लिए मान जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, वरना जिस तरह से चोई मेरे साथ बर्ताव करती है मुझे तो लगा था कि
मेरी जॉब भी चली जाएगी। उसने धीमी आवाज में सच्चाई बयान की। ये सुनने के बाद जिनशी की गहरी काली आंखें शीशुई के चेहरे पे टिक जाती है और वो उससे बोलता है, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बताओ, और अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हारी कंपनी बर्बाद भी कर सकता हूँ। फिर शीशुई जिनशी की तरफ हैरानी से देखने लगती है और अपने मन में सोचती है, आखिर ये मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहता है। जिनशी शीशुई के चेहरे को घूर रहा था। फिर शीशुई के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती है, मुझे किसी तरह से परेशान नहीं किया जाता। फिर शीशुई बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है, पर जिनशी की आंखों में शीशुई के लिए उसकी फिक्र साफ नजर आ रही थी और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उससे बोलता है, शीशुई के साथ जो भी हो रहा है मुझे वो सब जानना है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जिनशी डिनर के बाद अपने बेड पे आता है जहाँ पे शीशुई पहले से लेटी हुई थी। फिर जिनशी झुकते हुए शीशुई के करीब आता है। उसकी नजरें शीशुई के चेहरे पे अटक जाती है और शीशुई भी हैरानी से जिनशी के चेहरे को देखने लगती है। तभी जिनशी शीशुई के पास से लाइट ऑफ कर देता है और उससे दूर हटते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें अब मेरे से डर नहीं लगता? फिर शीशुई डर के मारे अपने हाथों को कसते हुए बोलती है, भला मैं तुमसे क्यों डरूंगी? फिर जिनशी थोड़ा आगे झुकते हुए अचानक शीशुई के बेहद करीब आ जाता है। उसकी नजरें इंटेंस हो गई थी और वो शीशुई से बोलता है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो जब तुम इस तरह से पेश आती हो। फिर शीशुई का चेहरा डर के मारे और ज्यादा लाल हो जाता है। शीशुई का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी जिनशी उससे बोलता है, मिसेस जाओ, क्या इसी तरह हमेशा छुपती रहोगी? ये सुनने के बाद शीशुई को उस पल के बारे में याद आता है जब जिनशी उसे दूर खड़ा होकर के देख रहा था। जिनशी के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो शीशुई से दूर हटते हुए उससे बोलता है, घबराओ मत, मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम बिना डरे आराम से सो सकती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शीशुई अपने ऑफिस में होती है और उसका चेहरा सफेद पड़ा होता है। इसीलिए मिन्हू शीशुई को देख करके उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर शीशुई बोलती है कि शायद कल रात मुझे ठंड लग गई थी और उसी की वजह से थोड़ा फीवर लग रहा है। फिर मिन्हू अपनी फिक्र दिखाते हुए शीशुई से बोलता है, तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे भी हम सब यहाँ पे हैं। फिर शीशुई बोलती है कि इस बारे में मैं इंटरव्यू के बाद सोचूंगी। तभी चोई वहाँ पे गुस्से में आती है और शीशुई को देख करके उससे बोलती है, मुझे पहले ही पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर शीशुई कांपते हाथों से अपना फोन निकालती है और चोई को दिखाते हुए बोलती है, मैंने 10 बजे मिस्टर जाओ के साथ अपॉइंटमेंट ली थी, अगर आपको यकीन न हो तो आप देख सकती हो। पर चोई को मौका मिल गया था और वो पूरा ब्लेम शीशुई पर डालते हुए उसे गुस्से से बोलती है, ये नामुमकिन है, तुम्हारे पास उनका पर्सनल कांटेक्ट कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ एक इंटर्न हो, तुम अभी भी सिर्फ झूठ बोल रही हो और तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। ये बोलने के बाद चोई शीशुई को दूर धकेलती है। शीशुई के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिरने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पे जिनशी आ जाता है और शीशुई को संभालते हुए उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है। अचानक जिनशी को इस तरह अपने सामने देख करके शीशुई की सांसें अटक जाती है। तभी डायरेक्टर शीशुई को जिनशी से दूर करते हुए अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि जिनशी डायरेक्टर की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी शीशुई जिनशी को इशारा करके शांत रहने के लिए बोलती है ताकि वो अपनी जॉब आराम से कर पाए। फिर जिनशी शीशुई की बात मान करके इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका पूरा ध्यान अभी भी शीशुई पे था और वो इंटरव्यू के बीच में शीशुई को मैसेज करके उससे बोलता है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर शीशुई चुपके से उसके मैसेज का जवाब देते हुए उससे बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चोई जिनशी का ध्यान अपने ऊपर ना देख करके गुस्से से लाल हो जाती है और जानबूझ करके जिनशी से बोलती है, मैंने ध्यान दिया कि आपने वेडिंग रिंग पहनी हुई है, क्या आप मैरिड हो? ये सुनने के बाद शीशुई पूरी तरह हैरान रह जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है, इसने अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछा, ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। शीशुई ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पे मिन्हू आता है और शीशुई को कॉफी देते हुए उससे बोलता है, ये पी करके तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। इधर जिनशी की आंखें भी शीशुई पे टिकी हुई थी और मिन्हू को शीशुई के इतने पास देखते हुए उसका चेहरा जेलसी से लाल हो जाता है। जिनशी के चेहरे पे एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है और वो जानबूझ करके शीशुई की तरफ देखते हुए सबके सामने अपने रिंग से इशारा करते हुए बोलता है, मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ भी इस वक्त यहीं पे है। ये सुनने के बाद वहाँ पे सभी की नजर शीशुई पे पड़ती है। इधर शीशुई का गला पूरी तरह सूख जाता है और वो अपने मन में सोचती है, ये क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया है क्या? पर तभी शीशुई के पीछे से अचानक मुलान आती है। मुलान जिनशी की बचपन की दोस्त थी और सबको लगता है कि जिनशी शायद मुलान के बारे में बात कर रहा था। मुलान सीधा जिनशी के पास आकर के रुकती है और उससे बोलती है कि ये कुछ जरूरी पेपर्स हैं, मुझे इन पे साइन चाहिए। फिर जिनशी मुलान से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम सेक्रेटरी चैंग से मिल सकती हो, इस तरह की छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत करना। इधर शीशुई जिनशी से काफी दूर खड़ी थी। वो मुलान को जिनशी के साथ देख करके सोचती है कि ये दोनों शायद एक दूसरे के काफी करीब हैं। फिर मुलान जानबूझ करके जिनशी की कॉलर ठीक करने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है, मुझे लगा कि तुम बिजी हो गए इसीलिए मैं खुद आ गई। फिर जिनशी
जिनशी अचानक मुलान से दूर हटते हुए उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। शीशुई ये देख पाती उससे पहले मिन्हू शीशुई के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर के आया हूँ। पर शीशुई वो पानी ले पाते उससे पहले जिनशी मिन्हू के हाथों से उस पानी को दूर फेंकते हुए उससे बोलता है, अगर इससे मदद मिलती तो सारे हॉस्पिटल कब के बंद हो चुके होते। फिर जिनशी शीशुई की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और उसे मेडिसिन देते हुए बोलता है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर शीशुई जिनशी के हाथों से वो मेडिसिन लेती है। तभी जिनशी उससे बोलता है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद शीशुई नीचे आती है और दूसरों की नजरों से बचते हुए जिनशी की कार में आकर के बैठ जाती है। जिनशी शीशुई को इस तरह से देख करके उसको टीज करते हुए बोलता है, तुमने कंपनी से कुछ चुरा लिया है क्या? फिर शीशुई घबराते हुए बोलती है, अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। शीशुई ये सब बोल ही रही थी, तभी अचानक जिनशी अपने हाथों से शीशुई के सर को छूते हुए उसकी हालत चेक करता है। फिर जिनशी अचानक शीशुई के बेहद करीब आता है और जिनशी को अपने इतने करीब देख करके शीशुई की सांसें अटक जाती है। फिर जिनशी अपना हाथ आगे बढ़ा करके शीशुई की सीट बेल्ट बांधने की कोशिश करता है, पर शीशुई घबराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरा फीवर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये सुनने के बाद जिनशी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो शीशुई को टीज करते हुए बोलता है, मिसेस जाओ, आप सच में बहुत काइंड हो। फिर शीशुई अपने होठों को दबाते हुए बोलती है, आखिर ये मेरे से चाहता क्या है? फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीशुई हॉस्पिटल में होती है। जिनशी मेडिसिन लेकर के शीशुई के पास आता है और उसके सामने अपनी नीज पे बैठते हुए अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ के उसके हालत का अंदाजा ले रहा होता है। फीवर की वजह से शीशुई का जिस्म कांप रहा था और शर्म की वजह से शीशुई का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। फिर जिनशी शीशुई के करीब आता है और उसे अपना कोट उड़ाने के बाद उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात को हम देखते हैं शीशुई बेड के ऊपर आराम कर रही होती है। तभी जिनशी वहाँ पे आता है और शीशुई को इस तरह से सोते हुए देख करके उसके करीब बैठ जाता है। जिनशी की नजरें शीशुई के सोते हुए चेहरे पे टिकी होती है। जिनशी को अपने सामने इस तरह से देख करके शीशुई अपने मन में सोचती है, अगर ये इसी तरह से पूरी रात मुझे देखता रहा तो मैं सो नहीं पाऊंगी। फिर शीशुई जिनशी से बोलती है, क्या तुमने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है? ये सुनने के बाद जिनशी के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो शीशुई से बोलता है, किसी पे नजर रखना होता है उसे छुपके से देखना, पर मैं तुम्हारे सामने ओपनली बैठा हूँ। फिर जिनशी शीशुई के करीब आता है और उसे अपने हाथों से मेडिसिन देते हुए उससे बोलता है, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मेडिसिन देने के बाद जिनशी शीशुई को ब्लैंकेट उड़ाता है और अपनी जगह पे आकर के लेट जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शीशुई इतनी नींद में होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो जिनशी के इतने करीब आ जाती है और उसे अपने हाथों से हक कर लेती है। शीशुई को अपने इतने करीब देख करके जिनशी की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए शीशुई के चेहरे की तरफ देखता है और उसके ऊपर अपना हाथ रख करके शीशुई को अपने करीब खींचते हुए हक करता है और अपने मन में सोचता है, बस कल सुबह ये अपने आप को मेरे इतने करीब देख करके डरे ना। फिर जिनशी शीशुई के बालों को सहलाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और सीन शिफ्ट होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं जैसे ही शीशुई की नींद खुलती है वो अपने आप को जिनशी के इतने करीब देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो घबराते हुए जिनशी से दूर हटती है, पर तभी जिनशी उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम मुझे किसी मेल मॉडल की तरह समझ रही हो जो सुबह होते ही मेरे से दूर भाग जाओगी? ये सुनने के बाद शीशुई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। मुझे माफ करना, नींद में मैं कब तुम्हारे इतने करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर शीशुई घबराते हुए जिनशी से दूर हटती है और जिनशी दोबारा से शीशुई के करीब आते हुए अपने हाथों को उसके सर पे रख करके उसका टेम्परेचर देखता है। उसका टेम्परेचर चेक करते हुए बोलता है, तुम्हें अभी भी फीवर है, इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बोलने के बाद जिनशी वहाँ से चला जाता है। तभी शीशुई को उसकी मदर का कॉल आता है और वो उससे बोलती है, मैरिज के बाद तुम एक बार भी अपने घर नहीं आई हो, तुम मिस्टर जाओ के साथ डिनर के लिए क्यों नहीं आती? अब शीशुई के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी मदर को हाँ में जवाब देते हुए बोलती है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं। कमरे का माहौल काफी अजीब सा था। शीशुई बेड के एक किनारे पे बिल्कुल सिकुड़ करके लेटी हुई थी। तभी जिनशी भी बेडरूम में आता है और शीशुई को मेडिसिन देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर जिनशी उस मेडिसिन को ले पाता उससे पहले शीशुई अपने हाथों में उस मेडिसिन को पकड़े हुए जिनशी से बोलती है, मैं अपने आप ले लेती हूँ। फिर जिनशी शीशुई को टीज करते हुए उससे बोलता है, कल रात तुम्हें देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम इतना ज्यादा घबराती हो। फिर शीशुई हिचकिचाते हुए जिनशी से बोलती है, कल रात फीवर की वजह से मैं होश में नहीं थी, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। जिनशी के चेहरे पे एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है और वो शीशुई से बोलता है, फिर तो तुम्हें मुझे सच में परेशान करना चाहिए था। फिर शीशुई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो जिनशी से बोलती है, मैं कोशिश करूंगी कि आज रात तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। फिर शीशुई अपने ब्लैंकेट को कस के पकड़े हुए दूर खिसक करके सो जाती है।
फिर कुछ देर बाद जिनशी शीशुई को सोता हुआ देख करके उसके करीब आता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, मानो कि जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। फिर वो शीशुई के करीब जाते हुए धीरे से उसका हाथ अपनी कमर के ऊपर रखता है, फिर अपने दूसरे हाथ से शीशुई के कंधों को पकड़ के उसे धीरे धीरे अपने करीब खींचने लगता है। जैसे ही जिनशी शीशुई को अपने करीब खींच लेता है, वो उसकी तरफ देख करके मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम देखते हैं जैसे ही शीशुई की आंखें खुलती है, वो आज फिर से अपने आप को जिनशी के इतने करीब देख करके पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए जिनशी से दूर हटती है। फिर जिनशी शीशुई को टीज करते हुए बोलता है, एक मुजरिम अपने क्राइम सीन से भाग रहा है। फिर शीशुई घबराते हुए बोलती है, मैं कल रात बिल्कुल ठीक से लेटी हुई थी, पर पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे आ गई। ये सुनने के बाद जिनशी अपनी हंसी दबाते हुए बोलता है, कल रात शायद मैं ठीक से नहीं लेटा हुआ था, अपने असली नेचर को छुपाना बंद करो। फिर शीशुई जिनशी से बोलती है कि मैं आज रात जरूर केयरफुल रहूंगी और वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीशुई चॉय के साथ इंटरव्यू के सिलसिले में जिनशी के ऑफिस आती है। चॉय जानबूझ करके शीशुई को अपने साथ लेकर के आई थी, क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी चॉय जिनशी से नहीं मिल पा रही थी। फिर चॉय जिनशी से बोलती है, पिछला इंटरव्यू इसीलिए खराब हुआ क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। पर जिनशी का पूरा ध्यान शीशुई पे था। उसकी नजर शीशुई के थके हुए चेहरे पे जाती है और वो चॉय से बोलता है, क्या तुम्हारी मैगजीन अपने एम्प्लॉय को बीमार होने पे भी काम करने को मजबूर करती है? ये सुनने के बाद शीशुई घबरा जाती है और जिनशी को चुपके से मैसेज करते हुए बोलती है, मैं अब ठीक हूँ। तभी चॉय भी एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोलती है, हम ऐसा नहीं करते। फिर जिनशी जानबूझ करके चॉय से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनी कंपनी से किसी को भेजना होगा जो कि एक हफ्ते तक मेरे साथ रहे। चॉय को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है और वो तुरंत बोलती है कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। पर तभी जिनशी उसकी बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि एक हफ्ते तक शीशुई मेरे साथ रहे। जिनशी का इतने साफ शब्दों में ये बोलना शीशुई को डरा देता है और वो घबराते हुए जिनशी को मैसेज करके बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? पर जिनशी के चेहरे पे तो एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। इधर चॉय के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो जिनशी से बोलती है, शायद यही सही रहेगा, एक हफ्ते तक शीशुई आपके साथ रहेगी। ये बोलने के बाद चॉय वहाँ से चली जाती है। चॉय के जाने के बाद जिनशी अपने ऑफिस के दूसरी तरफ एक किनारे पे जाता है। शीशुई भी उसके पीछे पीछे आती है और जिनशी से बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर चॉय को शक हुआ तो? पर तभी जिनशी शीशुई की बातों को बीच में काटते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और उसका टेम्परेचर चेक करते हुए उससे बोलता है, तो क्या होगा? क्या मुझे अपनी वाइफ को अपने पास रखने की इजाजत भी नहीं है? पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी शीशुई हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी के तौर पे क्या करना होगा? जिनशी की नजरें शीशुई के मासूम से चेहरे पे जाती है और वो अपने हाथों से इशारा करके शीशुई से बोलता है, क्या तुम्हें वहाँ पे वो सोफा दिखाई दे रहा है? फिर शीशुई हैरानी से उस सोफे की तरफ देखती है। तभी जिनशी उससे बोलता है, जाकर के उधर बैठ जाओ। फिर शीशुई बोलती है, उसके बाद क्या करना है? और फिर रेस्ट करना। जिनशी ने उसकी परवाह करते हुए कहा। ये सुनने के बाद शीशुई वहीं खड़ी होकर के जम जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या जिनशी ने मुझे आज जानबूझ करके चॉय से दूर रखा, बस इसीलिए था कि मैं यहाँ पे आराम कर सकूं। शीशुई के चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती है। तभी जिनशी शीशुई से बोलता है, अगर तुम यहाँ पे नहीं रुकना चाहती हो तो तुम घर भी जा सकती हो या फिर मेरे वापस साथ चलने का इंतजार कर सकती हो। फिर शीशुई बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और जिनशी के सामने वाले सोफे के ऊपर जाकर के बैठ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शीशुई थक चुकी थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है और वो उसी सोफे पे सो जाती है। इधर जिनशी दूर से शीशुई को सोता हुआ देख रहा था। उसकी ऑब्सेसिव नजरें शीशुई पे अटक जाती है। फिर वो धीरे धीरे शीशुई के करीब आता है। फिर जिनशी शीशुई के सामने अपनी नीज पे बैठ करके शीशुई के चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। जिनशी का कंट्रोल उसके काबू से बाहर हो जाता है और वो धीरे धीरे शीशुई के करीब आता है। वो शीशुई के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें शीशुई के चेहरे पे पड़ रही थी। तभी अचानक शीशुई की आंखें खुलती है और जिनशी को अपने इतने करीब देख करके शीशुई की दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। उस पल जिनशी की आंखों से शीशुई के लिए उसका प्यार साफ नजर आ रहा था और वो शीशुई से बोलता है, मिसेस जाओ, अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिनशी की प्रेजेंस से शीशुई की सांसें अटक गई थी, पर तभी जिनशी अचानक शीशुई के और करीब आता है और उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफी रात हो गई थी। शीशुई अभी तक जिनशी के साथ उसके बेड पे थी और जिनशी उसे किस कर रहा था। कुछ देर बाद शीशुई जिनशी से बोलती है कि अब मैं थक चुकी हूँ। फिर जिनशी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो शीशुई से बोलता है, ठीक है, अब हम और राउंड्स नहीं करेंगे, मैं शाल लेने जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद जिनशी शाल लेने के लिए चला जाता है, पर जिनशी को अभी भी शीशुई के साथ बिताए हुए अपने हर लम्हे याद आ रहे थे और वो अपने मन में सोचता है, शायद मैंने आज गलती से उसे कुछ ज्यादा ही थका दिया, मुझे आगे से खुद पे काबू रखना होगा। कुछ देर बाद
जिनशी अपने रूम में वापस आता है। शीशुई की नजर जैसे ही जिनशी पे पड़ती है वो शर्म और घबराहट से ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढकते हुए जिनशी से बोलती है, काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। जिनशी शीशुई को इस तरह से देख करके मुस्कुराने लगता है। फिर जिनशी शीशुई के करीब आता है और उसकी तरफ हल्के से झुकते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? तुम अभी भी मेरे से छुप रही हो? शीशुई का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो जिनशी से बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं शीशुई जिनशी की सेक्रेटरी के तौर पे उसके ऑफिस में होती है और लिफ्ट से जा रही होती है, पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो अपने सामने जिनशी को देखती है। लिफ्ट में काफी भीड़ थी। जिनशी सीधा शीशुई के करीब आकर के खड़ा होता है और लोगों की भीड़ के बीच में चुपके से शीशुई का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। शीशुई की सांसें तेज होने लगती है और वो घबराते हुए अपना हाथ जिनशी से दूर करती है, पर जिनशी इस बार पीछे नहीं हटने वाला था। वो दोबारा से शीशुई का हाथ पकड़ता है और इतने जोर से पकड़ता है कि शीशुई चाहते हुए भी अपना हाथ जिनशी से दूर ही नहीं कर पाती। बहुत कोशिश करने के बाद भी शीशुई अपना हाथ नहीं छुड़वा पाती। वो गुस्से में जिनशी की तरफ मुड़ती है। शीशुई का ध्यान जिनशी के गालों पे जाता है और वो देखती है कि जिनशी के गालों पे उसके लिपस्टिक का निशान था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं शीशुई जिनशी के साथ आई थी और जैसे ही कार से उतर रही होती है जिनशी उसको रोकते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचता है और धीमी आवाज में उससे बोलता है, कल रात मैंने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए इनाम के तौर पे मुझे कुछ मिलना चाहिए। शीशुई अपने मन में सोचती है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए इनाम के तौर पे जाने से पहले मुझे एक किस करो। फिर शीशुई हिचकिचाते हुए बोलती है, आज रात। ये बोलने के बाद शीशुई भागने ही वाली थी, पर तभी अचानक वो रुकती है और जिनशी के करीब आकर के उसके गालों पे किस करती है। ये सब इतना अचानक होता है कि जिनशी को तो कुछ समझ ही नहीं आता और शीशुई वहाँ से भाग जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और उस निशान को देख करके शीशुई अपने मन में सोचती है, मुझे ये हटा देना चाहिए था। फिर वो जिनशी को इशारे करके उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर जिनशी जानबूझ करके शीशुई को टीज करते हुए बोलता है, मुझे ये निशान तुमने दिया है तो इसे साफ भी तुम ही करो। फिर जिनशी शीशुई का हाथ पकड़ के धीरे धीरे अपने चेहरे के करीब लाता है और उसका हाथ अपने चेहरे पे रख करके अपना चेहरा साफ कर ही रहा होता है, पर तभी भीड़ से एक वुमन जिनशी की तरफ देखती है, जिससे कि शीशुई पकड़े ना जाने की डर से घबरा जाती है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलता है शीशुई तुरंत मौका देखते ही वहाँ से भाग जाती है। जिनशी भी शीशुई के पीछे पीछे जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं शीशुई ऑफिस के बाहर आती है। जिनशी ने अभी भी उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वो शीशुई के सामने आकर के खड़ा होता है, तभी शीशुई उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, तुमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उधर बहुत सारे लोग थे। फिर जिनशी उससे बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था मेरा सीक्रेट मैरिज रखने का कोई इरादा नहीं है। फिर शीशुई बोलती है, मुझे पता है, मैं बस सोचती हूँ कि अगर इस कंपनी के लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो शायद मेरा फायदा उठा करके आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको बहुत परेशानी होगी। फिर जिनशी शीशुई की आंखों में देखते हुए उससे बोलता है, ये मेरी कंपनी है, तुम किस बात से डर रही हो? फिर शीशुई थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, मैंने उस दिन इंटरव्यू के दौरान आपको मुलान के साथ देखा था। तभी जिनशी उसकी बातों को बीच में काटते हुए उससे बोलता है, तो तुम इस बारे में सोच रही थी? मैंने पास्ट में भी मैरिज से पहले किसी के साथ कुछ नहीं किया और ना ही मैं फ्यूचर में ऐसा कुछ करूंगा। फिर जिनशी शीशुई के और करीब आकर के उसके हाथों को पकड़ता है और उसके सामने झुकते हुए उससे बोलता है, मैं पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ पर तुम्हारे सामने खुद को नहीं। उस वक्त जिनशी की आंखों में शीशन के लिए उसका प्यार और उसका जुनून साफ नजर आ रहा था। तभी शीशन उससे बोलती है, मुझे तुम पे यकीन है। जिनशी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो शीशन से बोलता है, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? फिर शीशन जानबूझ करके जिनशी को टीज करते हुए बोलती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पर तभी जिनशी शीशन के गालों को पकड़ते हुए उससे बोलता है, मुझसे नफरत करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। आज से अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में मेरे से कुछ भी पूछना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें साफ शब्दों में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात को देखते हैं। बेडरूम की धीमी लाइटों के बीच में जिनशी अपने बेड पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे शीशुई आती है और जिनशी को एक बॉक्स पकड़ाते हुए बोलती है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मान करके तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी, इसीलिए ये तुम्हारे लिए है। गिफ्ट देने के बाद शीशुई वहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी जिनशी शीशुई को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है। जिनशी को अपने इतने करीब देख करके शीशुई का दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर जिनशी शीशुई से बोलता है, क्या तुम नहीं चाहती? तभी शीशुई उससे बोलती है, किसने बोला मैं नहीं चाहती? फिर जिनशी शीशुई की कमर को पकड़ के उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अगले ही पल शीशुई को बेड के ऊपर लेटाते हुए धीरे धीरे उसके करीब आता है और फिर शीशुई को किस करने लगता है, लगभग तब तक जब तक शीशुई की सांसें नहीं अटक जाती। फिर जिनशी अपने हाथों में शीशुई के हाथों को कस के पकड़ लेता है और किस करते हुए उसके गर्दन के करीब आता है। फिर जिनशी शीशुई के नेक पे किस करने लगता है और वो
दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं शीशुई का आज जिनशी के सेक्रेटरी के तौर पे आखिरी दिन था, इसीलिए अपना काम पूरा करने के लिए वो जिनशी का इंटरव्यू ले रही होती है और जिनशी भी मुस्कुराते हुए उसके सारे सवालों का जवाब दे रहा होता है। कुछ देर बाद इंटरव्यू खत्म होता है। शीशुई वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रही होती है, पर तभी जिनशी अचानक शीशुई के करीब आता है और उसकी कमर को पकड़ के शीशुई को अपनी तरफ खींचते हुए उससे बोलता है, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, क्या इसके बदले तुम्हें मुझे कंपनसेट नहीं करना चाहिए? शीशुई की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, इंटरव्यू के दौरान ये बिल्कुल अलग इंसान था। फिर शीशुई बहाना बना करके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर तभी जिनशी उसके चेहरे को पकड़ के अपने करीब करता है और उसे किस करने लगता है। शीशुई की आंखें बंद हो जाती है और वो भी जिनशी को किस करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम को देखते हैं आसमान से काफी तेज बर्फ गिर रही थी, इसीलिए जिनशी शीशुई के ऑफिस के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहा होता है। इधर शीशुई जैसे ही अपने ऑफिस के दरवाजे से निकलती है, अपने सामने जिनशी को देख करके पूरी तरह हैरान रह जाती है। जिनशी को वहाँ पे देख करके उसके साथ साथ आसपास के बाकी लोग भी शॉक्ड थे। शीशुई अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है और अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पर तभी जिनशी शीशुई के करीब आता है और उसको टीज करते हुए बोलता है, क्या ये बिल्डिंग A2 है? मैं यहाँ अपनी वाइफ को पिक करने आया हूँ, पर रास्ता भूल गया, उसने आसपास देखते हुए पूछा। फिर शीशुई घबराते हुए अपने आसपास देखती है, वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। फिर मौका मिलते ही शीशुई जिनशी को वहाँ से दूर ले जाते हुए उससे बोलती है, तुम अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जिनशी शीशुई से बोलता है, क्या मेरी कोई गलती है कि मैं अपनी वाइफ को पिक करने के लिए आया हूँ? आगे जिनशी शीशुई के करीब आकर के उसके कंधों को पकड़ते हुए उससे बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई लवर नहीं हूँ जिसे सोसाइटी से छुपाया जाए। फिर शीशुई अपनी नजरें झुकाते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ और ये मैरिज कभी भी खत्म हो सकती है, और अगर अचानक डाइवोर्स हो जाएगा तो बहुत मुश्किल आ सकती है। शीशुई के मुंह से ये सुनने के बाद जिनशी शीशुई के कंधों पे अपने हाथों को कस लेता है और वो शीशुई से बोलता है, क्या कहा तुमने? मेरा डाइवोर्स का कोई इरादा नहीं है और ना तो फ्यूचर में कभी ऐसा होने वाला है। तुम्हें मैंने चूज किया ताकि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रह पाऊँ। ये सुनने के बाद शीशुई पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं शीशुई जैसे ही अपने मैगजीन ऑफिस आती है, एक कलीग भागते हुए उसके पास आती है और उसे एक फोटो दिखाते हुए जिसमें कि शीशुई जिनशी के कार में होती है, बोलती है कि ये फोटो किसी ने ग्रुप में भेजी थी। शीशुई आगे कुछ बोल पाती उससे पहले जॉय उसका रास्ता रोकते हुए सबके सामने जानबूझ करके उसे नीचा दिखाते हुए बोलती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम किसी ओल्ड मैन के साथ हो, वरना इंटर्न होने के बाद भी तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे मिल सकते हैं? तुम्हारी वजह से कंपनी का नाम भी खराब होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर शीशुई बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि कंपनी का नाम खराब हो। तभी शीशुई के दिमाग में जिनशी की कही हुई बात गूंजती है, मैंने तुम्हें चूज किया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर शीशुई पूरी हिम्मत के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबके सामने दिखाते हुए बोलती है, ये रहा एविडेंस कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और वो कार मिस्टर जाओ की थी। शीशुई का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि जिनशी था। ये जानने के बाद कुछ पलों के लिए वहाँ पे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर तभी मैंने गुस्से में शीशुई का हाथ पकड़े हुए उससे बोलता है, अगर जिनशी तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें इस तरह के काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से बहुत प्रोजेक्ट गए हैं और अब तुम जानबूझ करके सबके सामने मुझे झूठा बनाने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से छुपते हुए उस कार में जाते हुए देखा था। फिर शीशुई चिल्लाते हुए बोलती है, अगर मेरे हस्बैंड मुझे पिक कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट है, तुम अपने उस ओल्ड मैन के लिए कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दो। पर तभी अचानक जिनशी गुस्से में वहाँ पे आता है और मिन्हू की तरफ घूरते हुए उससे बोलता है, देखते हैं मेरी वाइफ मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती है या नहीं, पर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। जिनशी को अचानक अपने सामने इस तरह से देख करके डर के मारे मिन्हू के पसीने छूटने लगते हैं और वो हकलाते हुए बोलता है, मिस्टर जाओ। वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर जिनशी शीशुई के करीब आता है और अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ के शीशुई की उंगलियों की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, कितनी परफेक्ट वेडिंग रिंग है, पर फिर भी लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? जिनशी को शीशुई के साथ इस तरह से देख करके वहाँ पे सभी लोग फुसफुसाते हुए बोलते हैं, मिस्टर जाओ सच में शीशुई के हस्बैंड है। तभी जिनशी शीशुई का हाथ पकड़े हुए मिन्हू को पनिश करता है। मिन्हू को पनिश करने के बाद जिनशी डायरेक्टर से बोलता है, मेरी वाइफ डे ऑफ ले रही है। फिर डायरेक्टर घबराते हुए तुरंत शीशुई से बोलती है, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर जिनशी सबके सामने शीशुई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। शीशुई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, क्या तुम आज डर गई थी? मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शाम को देखते हैं शीशुई सड़क किनारे जिनशी के साथ चल रही होती है। उस पल उसके चेहरे से उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अब उसे किसी के सामने भी इस बात को छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो खुशी के मारे झूम
झूम उठती है। जिनशी उसे इस तरह से देख करके मुस्कुराने लगता है। तभी अचानक सड़क पे एक तेज रफ्तार कार आती है। उस कार को देखते हुए जिनशी घबराते हुए शीशुई को अपने करीब खींचता है और शीशुई से अपनी फिक्र दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या आज तुम डर गई थी? फिर शीशुई बोलती है कि अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं पहले ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती। मैंने सबको एक एक करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और सबसे बोला कि मैं जाओ जिनशी के साथ मैरिड हूँ, पर शायद ये काफी नहीं था। अगर मेरी सिस्टर नहीं गई होती तो ये मैरिज नहीं होती, इसीलिए उनका शक करना गलत नहीं है। जिनशी की नजर शीशुई के चेहरे पे टिक जाती है और वो उससे बोलता है, तुम कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं थी, मैंने हमेशा तुम्हें चूज किया था। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा था, इसीलिए तुमसे मैरिज की। इसीलिए आइंदा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो पहले मुझे कांटेक्ट करना, तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकती हो। ये सुनने के बाद शीशुई पूरी तरह हैरान रह जाती है और जिनशी से बोलती है, इसका मतलब है कि हम एक रियल कपल हैं। जिनशी शीशुई को हाँ में जवाब देता है और शीशुई जिनशी के करीब आकर के उसके कंधों पे अपना हाथ ठहराते हुए उसे किस करती है। जिनशी भी शीशुई को किस करता है जब तक कि शीशुई की सांसें नहीं अटक जाती। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास मिस ना हो जाए। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।